हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त मितेश शर्मा। एज यू वेरी वेल नो, आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन रिगार्डिंग टारगेट IIT JEE नीट इज कंटिन्यू इन द प्रोसेस। और हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में चल रही है इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज, और आज हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेक्चर 4 पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हम इस कंटिन्यू सीरीज को कर रहे हैं 32 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द IIT JEE नीट। पिछले 32 ईयर्स के आए हुए IIT JEE नीट के क्वेश्चन, वो भी स्पेशल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। और इससे पहले हमने जो सीरीज बनाई है उस सीरीज के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे बेसिक फंडामेंटल्स के साथ कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ इस चैप्टर को फिनिश किया हुआ है। ठीक है, तो यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाय NDS सर। यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 4 पार्ट 2। और इसके बाद लास्ट लेक्चर हमारा आएगा कल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 5। ठीक है, और उसको देखना ना भूले, क्योंकि उसमें मैं JEE मेंस, JEE एडवांस की अच्छी प्रॉब्लम्स और लेकर आऊंगा पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 5 के अंदर। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द लास्ट लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड यू विल डेफिनेटली गेट मास्टरी इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज वेल एज इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कल जैसा शेड्यूल होता है वही रहता है हमारा। स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है। आपसे होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज यू आर विद द NDS सर। ठीक है, चलिए। और प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव कॉपी एंड पेन विद योर सेल्फ। आपके साथ कॉपी पेन जरूर हो, तो अच्छे क्वेश्चन नोट कीजिए और चलिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जर्नी को। ठीक है, क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। देखिए, कॉपर +1 इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर +1 अनस्टेबल होता है। देखो, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि कॉपर +1 जो होता है ना क्यूप्रस फॉर्म में, वो अनस्टेबल होता है एक्वा सॉल्यूशन में। सो इट अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, लिख रखा है ना, अंडरगो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपको दी हुई है। 2 कॉपर, देखिए क्वेश्चन में देखते जाइए, 2 कॉपर एक्वा सॉल्यूशन +1 ion and it undergo disproportionation reaction to form copper +2 aqueous plus copper solid। यहाँ पर देखिए, कॉपर अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। और कॉपर यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, दिस इज रिडक्शन। सो दिस इज साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दिस इज वेरी सिंपल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जामिनर क्या कह रहा है यहाँ पर, चूज द करेक्ट E0 वैल्यू फॉर द अबव रिएक्शन। यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। देखो, अब तक हम क्या करते थे, हमें E0 ऑक्सीडेशन दिया होता था, E0 रिडक्शन की वैल्यू दी हुई थी, तो हम क्या कर लेते थे, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड पहचान लेते थे, हम E0 ऑफ सेल निकाल देते थे। लेकिन मेरे भाई, ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में हमें E0 ऑफ सेल निकालना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। तो करेंगे क्या, देखो आपको 2 वैल्यू दी हुई है, आपको एग्जामिनर ने यहाँ पर 2 वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, एंड दीज वैल्यूज आर E0 ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर, दिस इज +0.34 वोल्ट। ठीक है, और आपको दूसरी वैल्यू दी हुई है E0 ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर +1, कॉपर +2 टू कॉपर +1, दिस इज 0.15 वोल्ट। ठीक है, ये 2 वैल्यू आपको गिवन है। कॉपर +2 टू कॉपर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ E0 कॉपर +2 टू कॉपर 0.34 वोल्ट, और E0 कॉपर +2 टू कॉपर +1 प्लस 0.15 वोल्ट। आपको इस डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का E0 ऑफ सेल निकालना है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन से मैं 2 शिकार करूंगा और आपको दोनों स्ट्रेटेजी पसंद आएगी और दोनों ब्यूटीफुल, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2 बातें समझनी पड़ेगी। First of all, this is disproportionation reaction, and disproportionation reaction is the combination of the 2 separate reaction. First one is oxidation, another one is reduction. तो हमें disproportionation reaction को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसा क्वेश्चन आए इन फ्यूचर को कैसे ट्रैक करना है वो ध्यान से समझना। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएगा, इसके जैसा दूसरा आ गया तो क्या करोगे। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल ट्रिक समझाऊंगा आज। NDS सर की ट्रिक आएगी इस पहले क्वेश्चन के अंदर। देखो क्या है, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कॉपर +1
एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कॉपर +2 में जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो ये तो होगी हमारी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, कॉपर +1 से कॉपर +2 ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। अब लिखो कॉपर +1 एक्वस से कॉपर सॉलिड में जा रहा है, किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड में। ये हमारी होगी कॉपर +1 से कॉपर सॉलिड, जिस रिडक्शन पार्ट, रिडक्शन वाली रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर कॉपर +1 है, यहाँ कॉपर सॉलिड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। देखो कॉपर +1 कॉपर +1 क्या आएगा, 2 कॉपर +1 एक्वस सॉल्यूशन, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, उधर क्या बचेगा, कॉपर +2 एक्वस, कॉपर +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। बताइए यही इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, जो मैंने ऊपर लिखी थी, आ गई ना, डेफिनेटली आ गई आपको समझ में, ठीक है। अब देखो क्या करना है, डाटा पुट करो। अब क्या पुट करना है, डाटा पुट करो। देखो आपको करना क्या है, ये जो ओवरऑल रिएक्शन है मैं लिख देता हूं, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन का ई नोट ऑफ सेल ले लेते हैं, इस रिएक्शन का ई नोट ले लेते हैं। ई नोट किसका, कॉपर +1 से कॉपर +2 का, ठीक है। ये रहा, देखो कॉपर +1 से कॉपर +2 का ई नोट ले लेते हैं। कॉपर +1 से रिएक्शन कॉपर +2 में जा रही है, इसका ई नोट लेते हैं। ये कहाँ मिलेगा, देखो ये रहा, देखो कॉपर +2 से कॉपर +1, कॉपर +2 से कॉपर +1, ये तो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल 0.15। मेरे को चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि मेरे को कॉपर +1 से कॉपर +2 देखना है। दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आपको गिवन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.15। तो मैं यहाँ पर -0.15 कर दूँ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट के अंदर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कॉपर +1 से कॉपर +2 है। दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ पर गिवन क्या था न्यूमेरिकल में, रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैंने इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, डेफिनेटली आ गई होगी। अब देखो अपने को चाहिए कॉपर +1 से कॉपर सॉलिड के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर से इसके अंदर रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, आपको गिवन है, नहीं है। देखो कॉपर +2 से कॉपर में है, कॉपर +2 से कॉपर +1 में है, लेकिन आपको कॉपर +1 से कॉपर में गिवन नहीं है। अब लगाएंगे एनडीएस सर अपनी ट्रिक, देखना पड़े ध्यान से, यू विल डेफिनेटली गेट मास्टरी इन द फिजिकल केमिस्ट्री। देखो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल फंडामेंटल समझाने जा रहा हूं आज मैं। उस फंडामेंटल का नाम है एनडीएस सर ट्रिक टू कैलकुलेट अननोन ईएमएफ। आपको अननोन स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, 2 ईएमएफ दे रखे हैं, तीसरा निकालना है। जैसे आपको गिवन क्या है मेरे भाई, देखो आपको गिवन है ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट, ये आपको गिवन है। दूसरा देखो कॉपर +2 से कॉपर +1, ये आपको गिवन है प्लस 0.15 वोल्ट। आपको निकालना तीसरा है ई नॉट कॉपर +1 से कॉपर निकालना है आपको। दिस इज फॉर अननोन ईएमएफ। आप समझो एनडीएस सर की ट्रिक, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको 2 ईएमएफ दे रखे हो, 2 ईएमएफ दे रखे हो, और उसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में कोई तीसरा अननोन ईएमएफ पूछ ले, कोई तीसरा अननोन ईएमएफ पूछ ले, तो मेरे भाई यहाँ पर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो ΔG गिब्स फ्री एनर्जी फैक्टर वाला डायग्राम लगा देते हैं। ΔG फैक्टर, इसका ΔG फैक्टर निकालेंगे, इसका ΔG फैक्टर निकालेंगे, रिएक्शन को अरेंज करेंगे, इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम कर देते हैं। अरे रिएक्शन में इतना समय कहाँ मिलेगा मेरे भाई। देखो अब देखो ये अननोन ईएमएफ निकालना है ना, तो इसके लिए एनडीएस सर लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक, और उस शॉर्ट ट्रिक के अंदर कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। वो कॉन्सेप्ट बस हायर क्लास में यूज होता है, 11th-12th के लेवल पर ना टीचर बताते हैं और टीचर अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, लेकिन हम आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और चुटकी भर में आप अननोन ईएमएफ निकाल लोगे। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, उस शॉर्ट ट्रिक का नाम एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड लेटिमर डायग्राम। क्या बोलते हैं उसको, लेटिमर डायग्राम। लेटिमर डायग्राम से क्या करते हैं, देखो लेटिमर डायग्राम में क्या करते हैं, लो हाई से लो की तरफ लिख दो, कॉपर +2 कॉपर +1 और कॉपर। हाई से लो की तरफ लिख दो, कॉपर +2 कॉपर +1 कॉपर, हाई से लो की तरफ लिख दिया। चलो अब देखो यहाँ से
यहाँ तक जो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है कॉपर +2 से कॉपर +1, ओवरऑल रिडक्शन प्रोसेस, इसको तो बोल दो Ne, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, दिस इज E0 ऑफ द सेल, ये इस प्रोसेस के लिए E0 हो गया, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा प्रोसेस दो का कॉम्बिनेशन है, किसका, एक तो इसका N1E1 और दिस इज N2E2। कितने बच्चों को ये बात हजम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिकॉज दिस होल प्रोसेस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। आगे इतना समझ में, ये लैटिमर डायग्राम आपको ड्रा करना है। अभी मैं करने में क्वेश्चन को टाइम ले रहा हूं, लेकिन जब इस क्वेश्चन को आप फेस करोगे ना, आपके सामने हलवा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एक रिलेशन पुट करूंगा, देखो Ne इज इक्वल टू N1E1 प्लस N2E2, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसको पुट करते हैं, ठीक है। Ne की वैल्यू पुट करते हैं पहले, N की वैल्यू कितनी आएगी, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहे हैं, N की वैल्यू 2 आएगी। और देखो कॉपर +2 से कॉपर के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, देखो ये रहा, कॉपर +2 से कॉपर 0.34 वोल्ट, तो वैल्यू रखो, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, E की वैल्यू 0.34, आगे बढ़ो। N1E1 कॉपर +2 से कॉपर +1, N की वैल्यू 1 रहेगी, E1 की वैल्यू देखो कितनी है, कॉपर +2 से कॉपर +1 B1 है, कॉपर +2 से कॉपर +1 गिवन है 0.15 वोल्ट, 0.15 वोल्ट। N1 की वैल्यू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इतना ही आएगा, प्लस N2 इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो कॉपर +1 से कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ भी 1 ही रहेगा। और E2 अपने को निकालना है, देखो कॉपर +1 से कॉपर, कॉपर +1 से कॉपर, ये तो आपको निकालना है, तो E2 को एज इट इज रिलीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, यहाँ पर आंसर लगाओ, इट इम्प्लाइज E2 कम्स आउट टू बी, ये कितना आएगा 0.68, और 0.15 घटा दो उसमें से, 0.68 में से 0.15 घटा दीजिए, आंसर आएगा 0.53 वोल्ट। कितना आएगा 0.53 वोल्ट। और ये EMF कुछ और नहीं है, ये EMF भाई ये अननोन वाला है। आ गया फंडामेंटल समझ में, क्योंकि मैंने E2 को नाम कौन सा रखा था, कॉपर +1 से कॉपर, और ये E2 यही तो आया है, कॉपर +2 से कॉपर आ गया। आगे ना समझ में, कभी भी अप्लाई करके देखना, ये लैटिमर डायग्राम आपका फेल ही होगा। आई एश्योर यू दिस लैटिमर डायग्राम विल नेवर फेल, क्योंकि आप इससे बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने से बच जाओगे, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेशन कहते हैं, वो उसमें टाइम वेस्ट होता है और गलती भी हो जाती है, क्योंकि कई बार आप साइन कन्वेंशन गलती यूज कर देते हैं, प्लस लेना है माइनस लेना है, वो गलती से बचना है आपको, ठीक है। तो अब आपको मिल गया कॉपर +1 से कॉपर का E0 वैल्यू कितना है 0.53 वोल्ट। तो कॉपर +1 से कॉपर यहाँ पर लिख दूं मैं, E0 की वैल्यू है कॉपर +1 से कॉपर कितनी, प्लस 0.53 वोल्ट। अब देखो दोनों रिएक्शन को ऐड ही तो किया है, इन दोनों रिएक्शन को क्या किया है, ऐड किया है, तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए EMF को ऐड कर दीजिए, 0.15 माइनस का और प्लस का 0.53 प्लस 0.15 माइनस का है, तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई 0.38 वोल्ट। अब देखो आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी 0.38 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.38 वोल्ट। बोलो आया कि नहीं आया मजा, डेफिनेटली आया ना भाई साहब। ऐसे रहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे हमारे साथ, अदरवाइज दिस कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज ऑन ऑलवेज ट्रैक योर माइंड, ये आपको बिल्कुल माइंड को खराब कर सकता है, ठीक है। क्या आया समझ में, फंडामेंटल आया कि नहीं आया, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। इसमें करना क्या था, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ध्यान से देख लो, छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मिले उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। जो आपको डाटा गिवन है, जैसे इसमें कॉपर +1 से कॉपर +2 आपको गिवन नहीं था, गिवन क्या था, कॉपर +2 से कॉपर +1 गिवन था 0.15, तो मैं इसको माइनस कर दिया, मैंने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिया, बिल्कुल ठीक है। कॉपर +1 से कॉपर गिवन नहीं था, ये अननोन EMF था मेरे पास, और अननोन EMF मैंने लैटिमर डायग्राम से निकाल लिया, अननोन EMF मैंने लैटिमर डायग्राम से क्या कर लिया, निकाल लिया। और लैटिमर डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया, मतलब एक क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया और अननोन EMF निकालने की ट्रिक भी आ गया आपको समझ में। तो अननोन EMF इस तरीके से निकाल लेंगे, कॉपर +2 से कॉपर 1 लिया गया, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया तो EMF को ऐड कर देंगे, आंसर कम्स आउट टू बी दिस। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये क्वेश्चन CBSE PMT ने पूछा है, JEE मेंस में भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, तो मजा भी आया होगा आपको क्वेश्चन को करने में। देखो
लेटिमर डायग्राम को क्लियर करते हुए, लेटिमर डायग्राम के ऊपर मेरी पूरी वीडियो है, यू कैन सर्च हाउ टू कैलकुलेट अननोन ईएमएफ बाय एनडीएसआर। टू कैलकुलेट अननोन ईएमएफ बाय एनडीएसआर यू विल गेट दिस लेटिमर डायग्राम कॉन्सेप्ट। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा वीडियो देख लेना, लेटिमर डायग्राम के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए भाई, बनाने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। चलो देखो, फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, प्लेटिनम सॉलिड से हाइड्रोजन का प्रेशर दे रखा है 1 बार, H पॉजिटिव में जा रहा है, एक्वा सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन है। फिर मेटल +4 स्टेट से मेटल +2 स्टेट में जा रहा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज की हुई है, बिल्कुल ठीक है। एग्जामिनर ने क्या कह रखा है, ई ऑफ द सेल दे रखा है 0.092 वोल्ट, और अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेई मेंस, वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये क्वेश्चन इसलिए मैं यहाँ से फ्रेम करके लाया हूँ, इस क्वेश्चन में आपसे नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या फंडामेंटल यूज किया हुआ है। मेटल +2 से मेटल +4 के लिए रेशो दे रखा है 10 की पावर x, सॉरी, गिवन है आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल, और कह रहा है x की वैल्यू बतानी है। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्या बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन दिखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन इसको ट्रैक कैसे करना है बड़ा ध्यान से समझो भाई साहब। पहले गिवन चीज़ें लिखूंगा मैं, ताकि आपको क्वेश्चन आसान हो जाए। गिवन है इसमें सेल का ईएमएफ कितना, 0.092 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, मेटल +2 से मेटल +4 स्टेट में जाता है, ये दोनों कंसंट्रेशन का रेशो एक्वा सॉल्यूशन में है, 10 की पावर x है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरा ईएमएफ E0 मेटल +4 स्टेट से मेटल +2 में आता है, ये E0 की वैल्यू गिवन है आपको 0.15 वोल्ट। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन हलवा क्वेश्चन कर देंगे इसको एनडीएसआर, ठीक है। बाकी डाटा आपको गिवन है। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है एग्जामिनर, क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू। भाई एक्स की वैल्यू आप तब निकाल सकते हो जब पहले इस रिएक्शन का नंस्ट इक्वेशन लिखोगे। आप क्या लिखोगे, नंस्ट इक्वेशन। लेकिन नंस्ट इक्वेशन लिखने के लिए भी चाहिए कि सर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, कौन से कैथोड है, कौन सी एनोड है, कैसे पता चलेगा। और कैथोड एनोड पचा हो तभी तो E0 ऑफ सेल निकालेंगे। तो देखिए मेरे भाई, देखिए बड़ा ब्यूटीफुल फंडामेंटल है। आपको मेटल आयन +4 स्टेट से +2 में दे रखा है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.15। अरे हाइड्रोजन को तो पहले से पता होना चाहिए भाई, हाइड्रोजन +1 से हाफ H2 के लिए 0.0 वोल्ट होता है ना। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पहले 0 होता है, तो बताओ किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मेटल आयन का ज़्यादा है +4 से। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रिडक्शन होगा, तो हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये बातें समझनी पड़ेंगी, रिएक्शन बनानी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है। ये बात समझने के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। और ये क्या से पता चलेगा, न्यूमेरिकल में हिंट दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में हिंट क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आपको। तो SRP की वैल्यू आपको गिवन है 0.15, तो जिसकी SRP ज़्यादा होता है उसी का रिडक्शन होता है, और इट विल एक्ट एज ए कैथोड। किसका काम करेगा, कैथोड का, एंड दिस विल बिहेव एज ए एनोड। तो E0 ऑफ कैथोड, E0 ऑफ एनोड निकालेंगे तो ये आएगा, क्योंकि ये तो 0 है। समझ में आ गया। इसका मतलब आपको भाई एक हिंट और मिल गया कि सेल का E0 ऑफ सेल भी कितना है, 0.15 वोल्ट ही है, क्योंकि E0 ऑफ सेल निकालेंगे तो E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड करेंगे, ये तो पहले से 0 है, तो 0.15 माइनस 0.15 ही आएगा। तो E0 ऑफ सेल ही पता है, E0 ऑफ सेल पता है, EMF ऑफ द सेल पता है, तो भाई ये निकालने में क्या दिक्कत है, रिएक्शन बना लो। रिएक्शन देखो, इसका रिडक्शन करना है, उसका ऑक्सीडेशन करना है, तो रिएक्शन कैसे होगी, देखो हाइड्रोजन गैस, इसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेरिक, देखो न्यूमेरिकल में भाई ऊपर, प्लस मेटल +4 स्टेट से कहाँ जा रहा है, मेटल +2 स्टेट में जा रहा है, और हाइड्रोजन किस में जा रहा है, +1 स्टेट में। देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। हाइड्रोजन यहाँ पर देखो H2 है तो 2H पॉजिटिव कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मेटल +4 स्टेट से +2 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, देखो +4 से +2 रिडक्शन, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है इसलिए हो रहा है, ठीक है। और आपकी काम को और आसान कर देता हूँ, ये मेटल टिन ले सकते हो आप, टिन +4 से +2 में जा रहा है, ठीक है। अब देखो, और हाइड्रोजन 0 से +2 में जा रहा है, +1 में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिएक्शन समझ में आ गई। इसका मतलब ये दोनों तो आपके क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या है, रिएक्टेंट। तो आपको पता होता है जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है तो सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो आप, डेफिनेटली निकाल सकते हो। सेल के ईएमएफ निकालने का फार्मूला है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, ठीक है। अब एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए ना एक डाटा एक्स्ट्रा दिया है, देखो ये वाला 2.303 RT/F। अरे नॉन स्टिकेशन में ये कॉन्सेप्ट आता है, अरे ये जो फंडामेंटल है ना 0.059 के ही बराबर होता है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम दिस डाटा, ठीक है। चलो अब देखो ये आ गया लॉग ऑफ पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर नीचे रिएक्टेंट की, ऊपर प्रोडक्ट की नीचे रिएक्टेंट की, लिख दो। देखो आसान कर देते हैं, प्रोडक्ट में कौन है, M2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोल्स कितने हैं, 2 है, समझ गए। नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में कौन है, मेटल +4, ठीक है, और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर लिख देते हैं PH2। समझ में आ गया, इतना डाटा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वैल्यू रखो। ईएमएफ ऑफ द सेल कितना है, 0.092, इट इज इक्वल टू 0.15 माइनस 0.059 अपॉन एन, फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 4 से 2 में जा रहा है डेफिनेटली। अब देखो लोग मेटल +2 से मेटल +4, ये समझना था आपको। अरे मेटल +2 से मेटल +4 ये रेशियो 10⁻x है, देखो ये गिवन है। मेटल +2 से मेटल +4 ये रेशियो 10⁻x है, तो मेटल +2 से मेटल +4 इस रेशियो को मैं क्यों छोड़ दूंगा, 10⁻x कर दूंगा ना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है आपको, H+1 की कंसंट्रेशन कितनी थी, हाँ 1 मोलर थी, देख लेना न्यूमेरिकल में कितनी थी, 1 मोलर। तो 1 मोलर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और नीचे देखो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक दे रखा था, 1 एटमॉस्फेरिक, तो ये भी 1 ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर 1, ये सारा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 10⁻x, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहुँच गए, चलो अब देखो क्वेश्चन को हलवा और कर देते हैं। ये log 10⁻x है, log 10 की पावर क्या है, x, ये क्या हो जाएगा x log 10, यहीं पे सोल्व कर देता हूँ, ये क्या हो गया x log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 10 की वैल्यू 1, हटाओ इसको भी, यहाँ पर x रह गया, ठीक है। ये सारी टर्म किसकी है, माइनस की, उधर ले आओ, प्लस की हो जाएगी 0.059 अपॉन 2 इंटू x इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 0.15, ये टर्म उधर ले जाओ माइनस में 0.092, ठीक है। आसान कर देते हैं काम को। अब देखो ये है 0.059 अपॉन 2 इंटू एक्स, उधर 0.15 में 0.09 बचेगा तो कितना आएगा 0.06 आएगा, अप्रोक्सीमेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.06 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब देखो यहाँ पर ये 0.059 है, आपको दिख रहा है, अरे 0.059 है, इसको अप्रोक्सीमेट कितना ले सकते हैं 0.06, अरे 0.059 को कितना ले सकते हैं 0.06 ही तो ले सकते हैं। तो x की वैल्यू देखो, यहाँ से ये कट गए दोनों 0.06, तो भाई x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ गई 2 तो आ गई। क्वेश्चन को पकड़ो, समझ गए, आंसर देखो ऑप्शन में द वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में 2 दिया हुआ है, तो इसका आंसर 2 ही है। आगे समझ में देखो, इन 2 क्वेश्चन से, दोनों क्वेश्चन जेईई मेंस की फाड़ू प्रॉब्लम थी, इन 2 क्वेश्चन को करने में मेरे को कितना समय लगा है बताओ, यस 24 मिनट लग गए हैं। तो देखो इन 25 मिनट में आपको कितनी डेफिनेटली नॉलेज मिली होगी इन दोनों क्वेश्चन से। एक तो आपको अननोन ईएमएफ निकालना आ गया, ऐसे क्वेश्चन को ट्रैक करना आ गया जिसमें अननोन कंसंट्रेशन को 10 की पावर x में दे देते हैं एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिल्डिंग अप ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एज वेल एज योर नॉलेज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, भाई कॉपी पेन लेकर बैठो, इसको एंड टू एंड नोट करो, क्योंकि
किसी बहुत बड़े महात्मा ने कहा है यू कैन लर्न केमिस्ट्री ओनली एंड ओनली बाय राइटिंग, कि ठीक है लिख लिख कर सीखोगे, नहीं लिखोगे, स्क्रीनशॉट लोगे तो एक दिन बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे अपनी लाइफ के साथ। ठीक है, तो नोट किया करो हर चीज़ों को। और वो महात्मा कौन है? मिस्टर NDS सर। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, जल्दी से करो। आपको ये क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर करना है। 30 सेकंड के अंदर नहीं कर पाए तो आप समझ जाओ आपको अभी भी नॉन-स्टिकेशन की नॉलेज नहीं है जो NDS सर ने आपको दी है। क्वेश्चन देखो, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक सेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू दे रखी है 0.59, 0.59, 298 केल्विन पर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जल्दी करो जल्दी करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। कर दोगे? हलवा क्वेश्चन है, 30 सेकंड में हो गए। जब भी सेल का ई नॉट ऑफ सेल गिवन हो, ई नॉट ऑफ सेल अगर आपको, देखो बार बार बताता हूँ चीज़ें, अगर ई नॉट ऑफ सेल आपको गिवन हो 0.59, ठीक है, और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है log k इजिकल टू n ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.059। डायरेक्ट रिलेशनशिप लगाओ, आंसर चुटकी भर में सॉल्व होगा। ठीक है, k निकालना है, log k को छोड़ दूंगा यहीं पर, आगे बढ़ो। k निकालना है, n की वैल्यू 1 है क्योंकि यो को पहली लाइन में लिखा हुआ है फॉर द सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो n की वैल्यू 1 है। ई नोट ऑफ सेल गिवन है, ऊपर वाला उठा लो 0.4959 और नीचे कितना है 0.059। देखो ये 0.59 है, ये 0.059 है, कितने पे जाएगा बताओ जल्दी, अरे बताओ। ये 0.459 है, ये कितने पे गया? 10 पे गया। कितने पे गया? 10 पे। तो log k की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो k की वैल्यू आएगी भाई 10 की पावर 10। log k की वैल्यू 10 है तो एंटीलॉग ले लिया मैंने। क्या ले लिया? एंटीलॉग। तो यहाँ पे log का एंटीलॉग लेंगे तो k बचेगा और 10 का एंटीलॉग होता है 10 की पावर 10। भाई एक जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको बार बार बताता हूँ, n का एंटीलॉग 10 की पावर n होता है, लिख लो ये बात। जैसे मेरे को एंटीलॉग 10 का लेना था तो 10 की पावर 10 चला गया, वो 10 की पावर 10। प्रूव करके दिखाऊं? ये वास्तव में ऐसा होता है, इसको प्रूव करके दिखाऊं? देखो ये इस इक्वेशन का दोनों तरफ log ले लो, इस इक्वेशन का दोनों तरफ log ले लो, तो एंटीलॉग से log कट जाएगा, क्या बचेगा? n। और इधर क्या आएगा? log 10 की पावर n। तो आपको सबको पता है log 10 की पावर n ही तो होता है। अरे बोलो, जैसे log 10 की पावर 3 है, log 10 की पावर 3 तो कितना होता है? 3 होता है। और एंटीलॉग 3 क्या होता है? 10 की पावर 3 होता है। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? तो फार्मूले लिख लिया करो। चलो एंड टू एंड अगला क्वेश्चन लेते हैं ऑन योर स्क्रीन। हो गए क्वेश्चन? कितने हो गए? 3 हो गए आज के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जेईई मेन से पूछा हुआ है और मेरे मामले में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को फेस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो, कंसिडर द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ब्रोमीन कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट EMF वैल्यूज आर शोन। आपको एक चेन दे रखी है, उसमें अलग अलग EMF वैल्यू गिवन है। आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगी? देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिसप्रपोर्शनेशन इज। क्या आएगा आंसर बताओ? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। कौन सी स्पीसीज इसमें डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगी? ठीक है, एक बार मैं डाटा लिख लेता हूँ, आप क्वेश्चन को आंसर का फ्रेम कीजिए। BrO नेगेटिव, इससे जा रहा है BrO3 नेगेटिव। ठीक है, वैल्यू है 1.82, ठीक है। उसके बाद जा रहा है ये HBrO, वैल्यू दे रखी है 1.5 वोल्ट। ठीक है, HBrO से जा रहा है Br2 में, वैल्यू दे रखी है Br2 के अंदर वैल्यू दे रखी है 1.59। ठीक है, और लास्ट है Br2 से जा रहा है Br नेगेटिव में, वैल्यू दे रखी है 1.06। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1.06। हाँ, अब बताना है इन पे से कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगी। भाई अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे ना, कॉमन सेंस, तो इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन तो वैसे ही इन्होंने बहुत ही बट्टे खाते दिया है, गलत दिया है। क्यों? अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है पहले से ही, वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर ही नहीं सकता। तो देखो BrO4 नेगेटिव, इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है,
ठीक है, ये पर ब्रोमेट आयन है, जैसे पर ब्रोमिक एसिड से बना है, पर ब्रोमेट आयन, तो BrO4 नेगेटिव ब्रोमीन कितना है +1, और +1 ऑक्सीडेशन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन। तो ये अपने आप को फर्दर ऑक्सीडाइज तो कर नहीं सकता, इट कैन ओनली रिड्यूस इटसेल्फ। और हमें ऐसी स्पीसीज ढूंढनी है जो अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सके, अपने आप को रिड्यूस भी कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाए, ये आंसर नहीं हो सकता, तो इस पे क्रॉस लगा दो। और Br नेगेटिव भी ऑप्शन दिया हुआ है, देख लो एक बार, बिल्कुल दिया हुआ है Br2, कौन सा दिया हुआ है Br2, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो, ये तो इसका ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो केवल अपने आप को रिड्यूस कर सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो दिस क्वेश्चन का आंसर BrO4 नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं। अब पता कैसे लगाएंगे डिस्प्रपोर्शनेशन किस में होता है, कौन सी स्पीसीज डिस्प्रपोर्शनेशन कर रही है? तो आपको भाई एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इस रिएक्शन में यूज करना है, वो है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। आपको एसिड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन सेलेक्ट करनी है इसमें से जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। जैसा पिछली रिएक्शन दी थी, कौन सी, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया था, कॉपर +1 की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आप बताओ उस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ई नॉट ऑफ सेल कितना आया था? 0.53 वोल्ट आया था, प्लस का 0.38 वोल्ट आया था, लेकिन प्लस का आया था ना, तो ई नॉट ऑफ सेल रिएक्शन का पॉजिटिव था, इसका मतलब वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए डाटा क्या है? ई नॉट ऑफ सेल आपका पॉजिटिव आना चाहिए। अगर किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव आ रहा है तो दिस रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। सर अब ये तो हमें आपने बता दिया, ये बातें तो हमें पहले से बता दी, आपने क्या नया बताया? क्या नया बताया आपने एनडीएस सर? तो आप ट्रिक निकालो यहाँ से। ट्रिक बिल्कुल निकालेंगे भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिल गया, एक चेन दे रखी हो और आपसे कह दे पता लगाओ कौन सी स्पीसीज डिस्प्रपोर्शनेशन करेगी, तो ई नॉट ऑफ सेल निकाल के देख लो, जिसका ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा वही रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज बाकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब सर ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकाले? हमें तो ये नहीं पता ना कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल जाएगा, वो तो पता लग भी रहा है। चलो अब देखो, तीनों केस में ई नॉट ऑफ सेल निकाल के दिखाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता, क्रॉस लगा दो, और ये नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन के 3 आंसर हो सकते हैं, ये वाला या ये वाला। ठीक है, तीनों को ट्राई करते हैं। पहले फर्स्ट केस में देखो, बहुत जल्दी सिखाऊंगा। ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं पता है? अगर आपको BrO3 नेगेटिव, देखो ध्यान से समझना जो बोल रहा हूँ मैं बात। अगर आपको मैं फ़ोन रख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BrO3 नेगेटिव इस कंपाउंड के अंदर, इस आयन के अंदर आपको क्या निकालना है? ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। तो आपको पता क्या करना है? आप ना एक पीछे वाली टर्म उठा लो, एक आगे वाली टर्म उठा लो। ठीक है, एक पीछे वाली और एक आगे वाली, ये 2 टर्म उठा लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है पता है? एक आगे वाली और एक पीछे वाली दोनों को घटाना है। जैसे मैं आपको मान के चलता हूँ, ये मैंने E1 कह दिया, ये वैल्यू मैंने E2 कह दी, ये वैल्यू मैंने E3 कह दी, ये वैल्यू मैंने E4 कह दी। मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू E01 कह दिया मैंने, ये वैल्यू E02 कह दिया, ये E03 कह दिया, ये E04 कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मान लिया मैंने। अब जिसका निकालना है ना ई नॉट ऑफ सेल, पता क्या करना है? पिछले वाले में से, आगे वाले में से पिछले वाला घटा दो। ठीक है, अब जैसे मेरे को BrO3 नेगेटिव के लिए ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, तो पता क्या करूँगा? E02 में से E01 घटा दो, केस 2 उठाओ, तीसरा अगला HBRO के लिए क्या करेंगे? E03 में से ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकलेगा? E03 में से E02 घटा दो, मतलब इसके लिए निकालना है ना, तो एक आगे वाला एक पीछे वाला, पहले आगे वाला फिर उसमें पीछे वाला घटा देना है। ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इससे ब्यूटीफुल शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपको केस 3 लूँ मैं, कौन सा? केस 3 आपको BR2 के लिए निकालना है। किसके लिए? BR2 के लिए। तो एक आगे वाला माइनस पीछे वाला, यानी कि इसका ई नॉट ऑफ सेल निकालने का फार्मूला क्या आएगा? ई नॉट ऑफ 4 माइनस ई नॉट ऑफ 3। मिल गया ना तीनों। अब वैल्यू पुट करके देख दो, ई नॉट ऑफ 2, ई नॉट ऑफ 1। ई नॉट ऑफ 2 क्या है? 1.5, 1.82, ये माइनस चार्ज भाई यहाँ पर है। ठीक है, 1, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, इन दोनों की वैल्यू देखो,
1.5 माइनस 1.82 कितना आएगा? माइनस 0.32। ई नॉट ऑफ सेल क्या आ रहा है? नेगेटिव। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका आंसर BrO3 नेगेटिव हो सकता है। एक ऑप्शन कट कर दो। इसका देखो E03 माइनस E02, E03 कितना है? 1.59, 1.5 बिल्कुल आ गया है। तो 1.59 माइनस 1.5 कितना आएगा? 0.09 प्लस का आ रहा है। हाँ ये रिएक्शन पॉसिबल है। फोर्थ देखो Br2 के लिए 1.06 माइनस 1.59 1.59 कितना आएगा? माइनस का 0.53 वोल्ट। ठीक है, आपको विजिबल है नीचे का? यस विजिबल है। ठीक है, तीनों निकल गए। देखो अब देखो इसका फर्स्ट केस के लिए ई नॉट ऑफ सेल क्या आया? नेगेटिव। ये इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगले का देखो HbRO2 के लिए ई नॉट ऑफ सेल कितना आया? प्लस का 0.09 पॉसिबल है। Br2 के लिए कितना आया? माइनस का 0.53, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर कम्स आउट टू बी HbRO। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, जल्दी करो। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? HbRO। ओहो सॉरी, ये देखिए डी ऑप्शन है HbRO। डी ऑप्शन इज द HbRO डेफिनेटली। बताओ आज ले रहे हैं इंडिया सर बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कल से डिफरेंट है कि नहीं है? बिल्कुल डिफरेंट है और आपकी डेफिनेटली आज नॉलेज बिल्डअप होगी क्योंकि सारे क्वेश्चन में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अच्छे फ्रेम करके लाता हूँ आपके लिए। फिर भी लेक्चर ना देखो तो भाई मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आई एम गिविंग यू 110% 100% से ज़्यादा दे रहा हूँ अपना। ठीक है, इट्स योर हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज़ डू शेयर द लेक्चर्स टू ईच एंड एवरीवन। ठीक है, आप मेरे लेक्चर हैं, काफ़ी लोगों को आप शेयर करोगे तो दे विल गेट टू नो वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज फ्रॉम समवन। ठीक है, आपको रियलाइजेशन होना चाहिए ये बात। ठीक है, कि हमें वास्तव में कहीं ना कहीं से ऐसी नॉलेज मिल रही है कि सर पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर पढ़ा रहे हैं और कोई भी फालतू की बातें ना करते हुए सीधा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक लगती हैं वो, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही होता है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये शॉर्ट ट्रिक लग रही होगी आपको, क्वेश्चन कितने जल्दी हो गया कि जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का निकालना हो ई नॉट ऑफ सेल, पिछले वाले में से अगले वाला घटा दो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ट्रिक तो आप समझ रहे हो, इसको जल्दी करने की ट्रिक। ठीक है, तो भाई समझ जाओ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ले, डेफिनेटली लेंगे एनडीए सर। चलो ये क्वेश्चन इसको रीड करो जल्दी से क्योंकि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, पढ़ने में टाइम लगेगा। देखो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक से जिंक सल्फेट 0.101, कॉपर सल्फेट 0.1 मोलर कॉपर ऑफ द डैनियल सेल का ईएमएफ दे रखा है E1। ठीक है, मान लिया। अगला कह रहा है अगर कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट की 1 मोलर में चेंज हो जाए और कॉपर सल्फेट की किस में कन्वर्ट हो जाए? 0.01 के अंदर, तो कह रहा है क्या रिलेशन आएगी E1 E2 में? अरे इतना हलवा क्वेश्चन है, इसको मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है। बस देखो 2 बार पूछा है नीट 2017 में और 2003 में। पहले 2003 में आया क्वेश्चन और फिर लोगों को लगता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते नीट में, क्वेश्चन को दोबारा वहीं दे दिया नीट 2017 में। तो 2 बार आया क्वेश्चन है। करना क्या है, 2 रिलेशनशिप बना लो। पहले सेल का EMF 1 E1 निकाल लो, पहले दूसरे सेल का EMF E2 निकाल लो। ठीक है, दोनों का फार्मूला देखो भाई। ई नॉट ऑफ सेल तो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होता। ई नॉट ऑफ सेल सेम रहेगा, तो इसके बारे में लड़ाई करना भी मत, क्योंकि कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सेम रहेगा। वैल्यू किस में चेंज आएगा? ईएमएफ में, क्योंकि ईएमएफ के ऊपर फर्क आता है। नॉन इक्वेशन क्या कहती है भाई? मैं फंडामेंटल सिखाता हूँ, मैंने सिखाया था नॉन इक्वेशन क्यों बनाई गई थी। नॉन इक्वेशन पता क्या बताती है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑन द ईएमएफ ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का मतलब जिंक 2 पॉजिटिव, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर +2, इन दोनों की कंसंट्रेशन का सेल के ईएमएफ पे क्या पड़ेगा? ईएमएफ बोला है, ये ईएमएफ, नॉट ई नॉट। ई नोट तो सेम ही रहेगा, तो ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन किया था नंस्ट ने बाय नंस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नंस्ट इक्वेशन क्या इन्फॉर्मेशन देती है? अबाउट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो ई नॉट सेम रहेंगे। चलो आगे बढ़ो, लगाओ दिमाग। ई नॉट
0.059 अपॉन n log। पहले देखो, पहले केस में अब भाई ध्यान रखना, ऊपर वो लिखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है, नीचे वो लेते हैं जिसका रिडक्शन होता है, या फिर ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। कैसे? अब जिंक को ऊपर सल्फेट में ये होता है, देखो जिंक 0 से +2, जिंक से जिंक सल्फेट में जा रहा है, तो जिंक तो किस में जा रहा है? जिंक +2 के अंदर। और कॉपर +2 किस में आ रहा है? कॉपर +2 किस में आ रहा है? कॉपर के अंदर। ये रिएक्शन हुई है ना, जिंक प्लस कॉपर +2। देखो जिंक 0 से +2, कॉपर +2 से कॉपर, तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है। पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, बाद में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो जिंक +2 की कंसंट्रेशन कितनी है? जल्दी बोलो। पहले सेल में, E1 सेल में जिंक है 0.01, कॉपर +2 है 1 मोलर, कर दिया हिसाब। इसका देखो 0.059 अपॉन n लॉग। अब कह रहा है बाद में जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन चेंज होकर हो गई, ये तो होगी 1 मोलर, और कॉपर सल्फेट की होगी 0.01। सोल्व कर लो, आंसर आ गया। देखो ये 0.01 है, नीचे 1 है, अरे ये 0.01 है, ये क्या है? नीचे 1 है, तो पॉइंट हटाएंगे, 100 आएगा नीचे, 1/100, ऊपर कितना जाएगा? 10⁻²। समझ में आ गया? समझ को समझो। देखो ऊपर था 0.01, नीचे था 1, पॉइंट को हटाया, 100 नीचे आ गया, 1/100, 10⁻², 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻², 10⁻² का लोग कितना आएगा? बोलो जल्दी। -2 log 10, log 10 1 होता है, तो -2 रहेगा ये। अब n की वैल्यू और देखो, n की वैल्यू इस फैक्टर में 2 है, n फैक्टर 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो -1 ही आ गया। माइनस देखो प्लस है, ये माइनस और ये माइनस, कितना आ जाएगा? प्लस, तो ये आ जाएगा E0 ऑफ सेल प्लस 0.059। ठीक है। अब ये देखो नीचे वाला log 1/0.01, 0.01 पॉइंट हटाएंगे, 100 ऊपर चला गया। ठीक है, 100 ऊपर चला गया। 100 क्या होता है? log 10⁻², 10⁻² का log क्या होता है? 2 log 10, log 10 क्या होता है? 1, 2 से 2 कैंसिल, ये आया E0 ऑफ सेल -0.059। अब ये इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, बताओ कौन सा ज़्यादा है? E1 इज ग्रेटर देन E2। हलवा क्वेश्चन था ये, हलवा कुछ भी नहीं था। ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच करेगा। ऑप्शन सी कह रहा है E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2। समझ में आ गई मेरी बात? ये ऐसे हलवा क्वेश्चन हो जाते हैं, समझ के समझ को समझो। 2 इक्वेशन बनानी थी, बड़ा इजी था। E0 ऑफ सेल दोनों का कांस्टेंट रहता है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चेंज आएगा कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन में चेंज लाओगे तो सेल की EMF पे फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा वो हमने कैलकुलेशन करके देख लिया, किसका ज़्यादा आता है किसका कम आता है। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके स्क्रीन पर बहुत सारे फाड़ू क्वेश्चन आ रहे हैं, डेफिनेटली आपकी नॉलेज बिल्डअप हो रही होगी। ठीक है, अगला देखो, द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। क्वेश्चन दिखने में हलवा लग रहा है, CBSE PMT 2016 का क्वेश्चन है ये, 2016 का PMT का, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये कह रहा है हाइड्रोजन का प्रेशर बताओ कितना रिक्वायर्ड होगा टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 करना है, पोटेंशियल 0 करना है, ध्यान रखना। यानी कि E ऑफ द H पॉजिटिव से हाफ H2, ये आपको 0.0 वोल्ट लाना है। ये आपकी कंडीशन है, रिएक्शन में गिवन है, ये 0 लाना है आपको। और E0 H पॉजिटिव से H में जाते हैं, ये पहले से 0 होता है, ये ऑलरेडी है, ये सोचना ही नहीं है। ये E0 पहले से 0 होता है, ये भी कह रहा है ये भी 0 लाना है, लिख रखा है। तो कह रहा है प्रेशर कितना रिक्वायर्ड होगा, ये कह रहा है हाइड्रोजन का प्रेशर कितना चाहिए। अब देखो एक बात लिखी हुई है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, प्योर वाटर में डीप है। किस में डीप है? प्योर वाटर में। तो मेरे भाई दिमाग लगा दो, प्योर वाटर के अंदर pH वैल्यू 7 होती है। दिमाग तो यहाँ लगेगा दिमाग। काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते कि सर हम सेल का ये देखो SHE होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका ईएमएफ लिखना सबको आता है, सिखा रखा है एनडीएस सर ने। ये कर देंगे ई नॉट ऑफ सेल H पॉजिटिव से H2 कर देंगे माइनस 0.059 अपॉन एन, एन फैक्टर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 1 होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। लॉग ऊपर तो आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, नीचे आती है हाइड्रोजन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, उसका क्या आता है होल स्क्वायर। क्यों, कारण है इसका, क्योंकि आप H पॉजिटिव से 2H पॉजिटिव से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तब जाके हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नो डाउट एन फैक्टर हम 2 ले सकते हैं। अगर केवल हाफ H2 की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं है, H2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ पर कह रहा है ये वैल्यू निकालनी है कि हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना ले कि सेल का पोटेंशियल 0 आए। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। कह रहा है द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन द प्योर वाटर। क्या करेंगे, देखो लगाओ, अपने को ये वैल्यू 0 चाहिए, तो ये वैल्यू पहले से 0 है, ध्यान से समझना, ये वैल्यू 0 रिक्वायर्ड है, चाहिए, ये वैल्यू पहले से 0 है, तो ये वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, ये वैल्यू भी आपकी 0 ही रिक्वायर्ड है। कारण क्योंकि 0 में से भाई 0 घटाओगे तभी 0 आएगा 0 में से 0 घटाओगे तभी 0 आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है भाई। ये वैल्यू आपको 0 चाहिए, समझ में आ रही है। ये वैल्यू पहले से 0 है, ये वैल्यू आपकी माइनस या प्लस में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर ये -2 भी आया तो -2 +2 हो गया, 0 -2। अगर ये +2 भी आया तो भी -0 +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि आपको ये अगर 0 चाहिए तो ये 0 है, तो ये टर्म भी सारी 0 ही रिक्वायर्ड है। अब लगाओ दिमाग, अरे हाइड्रोजन आयन के लिए pH की वैल्यू 7 है प्योर वाटर में, तो pH अगर 7 है तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बताओ कितनी होगी, 10⁻⁷ मोलर। लगाओ दिमाग, होगी कि नहीं हो गई। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन मिल गई H 10⁻⁷, यहाँ रखो। अब देखो log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 चाहिए, ये वैल्यू पहले से 0 है। इस वैल्यू को अगर 0 बनाना है, ध्यान से समझना, इस वैल्यू को अगर 0 बनाना है तो मेरे को log 1 लाना पड़ेगा ये। और log 1 कब आएगा, देखो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लगा दूं मैं, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन 10⁻⁷ पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि H पॉजिटिव का होल स्क्वायर था। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻⁷ का होल स्क्वायर, 10⁻⁴ तो आएगी। और अगर मेरे को log 1 चाहिए, log 1, तो log 1 कैसे आएगा, देखो log 10⁻⁴ नीचे पहले सर है, ऊपर भी 10⁻⁴ कर दो तो log 1 आ गया। यानी कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी कितना चाहिए, 10⁻⁴। आंसर देखो कौन सा मैच कर रहा है, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड था, लॉजिक था। आंसर डी देखो, डी ऑप्शन देखो, 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो आगे कि नहीं आगे समझ में। भाई मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन ऐसे ऐसे सिखा देंगे आपको, ऐसी ऐसी नॉलेज दे देंगे इस लेक्चर के अंदर, आपको डेफिनेटली लगेगा वी आर गेटिंग मास्टरी इन द फिजिकल केमिस्ट्री डे बाय डे विद ओनली एंड ओनली एनडीएस सर। तो डेफिनेटली आपको मजा आया होगा इन क्वेश्चन के अंदर। तो आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था प्योर वाटर, प्योर वाटर में pH वैल्यू 7 होती है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एनडीएस सर ने निकाली 10⁻⁷, 10⁻⁷ निकलते ही नॉन इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ये वाली, ये वाला, माइनस n की वैल्यू 2 log pH ऑफ द हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और H पॉजिटिव का होल स्क्वायर, 10⁻⁷ कॉल कर 10⁻⁴। अगर ये टर्म सारी 0 चाहिए, दिमाग लगाना था, ये सारी टर्म अगर 0 चाहिए तो यहाँ पर log 1 लाना पड़ेगा। log 1 कब आएगा, जब 10⁻⁴, ऊपर भी 10⁻⁴ ही हो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, 10⁻⁴। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, करें अगला क्वेश्चन। चलो ये देखो, अब आ गया आपकी बार ना, फैराडे लॉ का क्वेश्चन लेते हैं। अब तक सारी नॉन क्वेश्चन ले रहे थे, बार बार
डिस्प्रोपोर्शनेशन कर लिया, फैराडे लगा क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन सोडियम क्लोराइड, एक मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, कह रहे थे टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ द क्लोरीन गैस यूजिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। टाइम निकालना है भाई, क्या निकालना है? टाइम। इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। देखो NaCl का सॉल्यूशन है, मोल्टन है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, ये लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो सोडियम कैथोड पे डिपॉजिट होता है, सोचना ही नहीं है, और क्लोरीन गैस निकलती है एनोड पर। मोल्टन की बात करें तो मोल्टन, अगर ये एक्वस NaCl होता ना, एक्वस होता, ठीक है, तब इलेक्ट्रोलाइसिस करते तो हाइड्रोजन गैस निकलती कैथोड पर और क्लोरीन गैस निकलती एनोड पर, और उस रिएक्शन में NaOH बनता है। उस रिएक्शन का याद होगा, 10th में पढ़ते आते हो, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, ठीक है। हाँ, वो NaCl एक्वस होता, ये मोल्टन है, मोल्टन में ये प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, हाँ पहले क्लोरीन का क्या निकालना है? टाइम निकालना है। कितना टाइम लगेगा भाई? टाइम तो निकाल दोगे ना। देखो वेट निकालने का फार्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, वेट निकाल लो। क्लोरीन कितना वेट, कितनी क्लोरीन का वेट एनोड पर इवोल्व आउट होगा? फार्मूला क्या आएगा? AIT/NF, AIT/NF, यही आएगा। निकालना क्या है? टाइम। निकालना क्या है? टाइम। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं क्लोरीन के वेट को इसके M से A से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, किससे डिवाइड कर दे? बोलो, अरे बोलो ना, A से डिवाइड कर देंगे तो वेट अपॉन एटॉमिक मास, ये किसके बराबर आएगा? वेट अपॉन एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास ही आएगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स। अरे वेट ऑफ क्लोरीन और एटॉमिक वेट क्लोरीन के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे, ठीक है। तो किसके बराबर आ जाएगा? A का मतलब 35.5 है, ये कितना है? 35.5, 71 ले लेंगे, Cl2 है ना, 71 ले लेंगे, तो यहाँ पर आ गया। A को मैं यहाँ पर ले आया, तो ये टर्म क्या हो गई? नंबर ऑफ मोल्स। समझ पा रहे हो? अरे गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट, जिसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, देखो कितना है? 0.10, ठीक है। या फिर इस रिएक्शन को सेट कर लेते हैं, देखो वेट ऑफ क्लोरीन निकाल लेते हैं, AIT/NF। आपको टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला लगाओ, T का क्या हो जाएगा? WNF डिवाइडेड बाई AI। समझ गए भाई? T निकालना था, NF को यहाँ ले गए, WNF बटे में AI। अब देखो W/A वो वेट अपॉन एटॉमिक वेट, क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। तो W/A की जो वैल्यू है 0.10 पुट कर दो, सोचना ही नहीं है, 0.10। N फैक्टर 2 आएगा, कितना आएगा? 2, क्योंकि Cl2 है, N फैक्टर की वैल्यू 2 हो गई। फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम। टाइम कितना है ना, सॉरी करंट कितना है? 3 एम्पियर। बस आंसर आ गया, T निकल जाएगा। देखो 0.10 है, पॉइंट हटाओ, 100 नीचे आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। और क्या कट रहा है? बस 10 दूनी 20 और 965 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,300/3, ठीक है। देखो 10 दूनी 20, हाँ ये 19,300 आ जाएगा, 1930, हाँ इतना ही आएगा, और बटे में 3। ये तो किस में आएगा? सेकंड में। ये किस में आएगा भाई? सेकंड में आएगा। लेकिन एग्जामिनर देखो, जो एग्जामिनर ने जो आंसर दिया है वो मिनट में दिए हैं, तो सेकंड को मिनट बना दो, नीचे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 19,300 डिवाइड बाई 3 डिवाइड कर देंगे नीचे 60 से, ये तो आंसर मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 0 से 1 0, 1930 डिवाइड बाई 18, तो आंसर देखो वैसे पता चल जाएगा, 1 पे जाएगा। ये 18 का 18 1 पे जाएगा, तो 1 पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 110 मिनट। हलवा क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकी पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। 18 नीचे बच रहा है, ऊपर 19 है, तो 1 पे जाएगा पहले, तो 1 1 10, 110 मिनट आंसर आ जाएगा। बाकी और ऑप्शन क्लिक नहीं कर रहा। आगे समझ में? तो करना क्या था मेरे भाई, इस सेक्शन में हिंट ये था, तो पहले फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, बार बार बोलता हूँ, वेट निकालने का मामला है AIT/NF, AIT/NF 20 बार बोलो, आंसर आ जाएगा। AIT/NF करना क्या था? करंट टाइम निकालना था, टाइम यहाँ कर दिया WNF/IT, तो W/A को वैल्यू पुट कर दी 0.10 वोल्ट,
एटॉमिक मास मोल नंबर ऑफ मोल्स, बाकी सारा सोल्व कर लिया, आंसर आ गया आपका कितना 110 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हलवा है एकदम। कह रहा है इफ़ द ई नोट ऑफ द सेल ऑफ द गिवन रिएक्शन हैज ए नेगेटिव वैल्यू। कह रहा है ई नोट ऑफ सेल की रिएक्शन की नेगेटिव वैल्यू है। अरे नेगेटिव वैल्यू है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कह रहा है कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम के बीच में। बहुत आसान है भाई, सुनो। फॉर ए रिएक्शन, लिख लो ये बात, टू बी स्पॉन्टेनियस, एक रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस होना है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और के जो इक्विलिब्रियम है, के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। ये इक्वेशन लिख लो, तीनों कंडीशन कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होगी। अगर कोई रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है, डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव चाहिए, और के की वैल्यू, अब प्रूव करूँ तीनों को क्यों चाहिए, क्योंकि डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है रिएक्शन का ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव है, ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव है, तो रख के देखो डेल्टा जी ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव है तो माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव है। आगे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो आपका डेल्टा जी क्या निकल कर आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई, और डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आएगा, तो पहला फैक्टर तो मिल गया, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 1, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 1। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहली बात तो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, सॉरी डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ऑप्शन ए और बी में से आंसर हो सकता है इसका, ए और बी में से। लेकिन रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस चाहिए, लिख रखा है एक रिएक्शन की ई एम ऑफ द सेल नेगेटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू होती है -2.303 RT log K, ठीक है, ये वैल्यू है डेल्टा 2.303 RT log K। अब log K की वैल्यू यहाँ पर आया है ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। देखो अगर K ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो log ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे log K की वैल्यू 10 है, log K की वैल्यू कितनी है, 10 है, मान लो log K की वैल्यू 10 है, तो log 10 कितना आएगा, 1, तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। समझ में आ गया। लेकिन अब देखो डेल्टा जी नॉट क्या है, -2.303 RT log K। अगर K की वैल्यू लेस देन 1 है, K की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, K की वैल्यू लेस देन 1 है, जैसे मान लो K की वैल्यू मैंने कह दी 0.1 है, 0.1 क्या होता है, 10 की पावर -1। अब 10 की पावर -1 का log क्या होता है, जल्दी बोलो, -1 है ना, और आगे साइन किसका है, माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी ना, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए K की वैल्यू क्या चाहिए, 1 से कम चाहिए। तो ये याद लिख लो, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनाना है तो डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होना चाहिए, और K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। और अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस चाहिए तो डेल्टा जी आपका पॉजिटिव कर दो, ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव कर दो, साइन चेंज कर दो तीनों, और K की वैल्यू लेस देन 1 कर दो, K की वैल्यू क्या कर दो, लेस देन 1। और एक तीसरा केस और आता है, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चाहिए, क्या चाहिए, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चाहिए, इक्विलिब्रियम का मतलब है एनोडिक चैम्बर में और कैथोडिक चैम्बर में दोनों में आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है, तो वहाँ पर K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो अगर कोई रिएक्शन, ध्यान रखना तीसरा फैक्टर भी याद रखना है। देखो ये तो हो गई पहली कंडीशन, अगर कोई रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो ये पहली कंडीशन है, बॉक्स वाली चीज़ कवर नोट कर लो। अगर कोई रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस चाहिए तो ये कंडीशन होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, वो भी लिख लो, इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी नॉट भी 0 आएगा, ई नॉट ऑफ सेल भी 0 आएगा, और K की वैल्यू 1 आएगी, K की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, प्रूव करके दिखाऊं। देखो यहाँ पर log K था, log K की वैल्यू 1 रखो, K की वैल्यू 1 रखोगे तो भाई log 1 0 होता है, तो ये सारी टर्म 0 हो गई, तो डेल्टा जी 0 आ जाएगा, आ गया ना। और एक वैल्यू क्या थी,
डेल्टा जी नॉट इजिकल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो ई नॉट ऑफ सेल अगर रिएक्शन का जीरो है, क्या है जीरो, तो डेल्टा जी नॉट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो दिस इज द कंडीशन एट द इक्विलिब्रियम। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ ना, क्वेश्चन कराने के साथ साथ आपकी नॉलेज बिल्डअप करने के लिए बाकी कॉन्सेप्ट में आपको रिलेट कर देता हूँ ताकि आपको गलती ना हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ले। हाँ देखो ये क्वेश्चन है, देखो अगला, ये भी फैराडे लॉ के ऊपर है। व्हेन 0.1 मोल ऑफ द MnO4 2 नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज, द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द MnO4 2 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव। अरे बड़ा हलवा क्वेश्चन है, तो इतना हलवा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपने 15 सेकंड में करना है, 15 सेकंड में, ठीक है। पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो हो क्या रहा है, MnO4 2 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। अब देखो इक्वल है, इसका 0.1 मोल है तो इसका भी 0.1 मोल बनेगा, ठीक है। इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट लगाएं तो अब देखो MnO4 2 नेगेटिव में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना पड़ेगा भाई, कितना हो रहा है, ये है पर मैग्नेट आयन, नहीं है मैग्नेट आयन है, ये है पर मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन +6 में होता है और पर मैग्नेट आयन मैग्नीज +7 में होता है। तो +6 से +7 में जाएगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऊपर चार्ज ही देख लो, ऊपर चार्ज -2 है, इधर -1 है, तो इधर -2 करेंगे तो -1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो -2 हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो भाई आपको कितनी बार बताया है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल के लिए चाहिए होती है। वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना हो जब, ठीक है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल के लिए होती है। ये 0.1 मोल है, लिख रखा है न्यूमेरिकल में, तो 0.1 मोल है तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिएगी, 0.1 फैराडे। गलती ये कर देते हैं बच्चे, देखो ये डाटा ऐसे लगेगा, अगर ये 1 मोल होता, ये भी 1 मोल होता, तो 1 मोल सब्सटेंस बनाना हो तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 1 फैराडे 1 मोल के लिए, लेकिन एग्जामिनर ने गिवन क्या दिया है, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल है तो ये भी कितना बनेगा, 0.1 मोल, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कितनी चाहिएगी, 0.1 फैराडे। तो 0.1 फैराडे की वैल्यू लगाओ, 0.1 फैराडे की वैल्यू 96,500 कूलम। 0.1 क्या हो गया, 1/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया भाई, 9650 कूलम आंसर आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी देखो 9650 कूलम। ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, गलती नहीं करनी है, ठीक है। एनडीए सर है आपके साथ। आपका फिजिकल केमिस्ट्री में नीट के जो एस्पिरेंट्स है, स्पेशली जो फोबिया है ना फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ना होने का, वो भाई रिमूव कर देंगे। जस्ट यू हैव टू कनेक्ट ऑन दिस चैनल, ऑन दिस यूट्यूब चैनल दैट इज कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। तभी तो मैंने चैनल का नाम बड़े सोच समझ के रखा है, बड़ा यूनिक नेम है हमारे चैनल का, द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। आई विल डेफिनेटली मेक यू टू फॉल इन लव विद केमिस्ट्री एंड यू विल डेफिनेटली रियलाइज हाउ द केमिस्ट्री इज सो मच ब्यूटीफुल, हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री आर सो मच ब्यूटीफुल। तो जो लोग समझते हैं ना केमिस्ट्री इज अ रट्टाफिकेशन सब्जेक्ट, केमिस्ट्री इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री स्कोरिंग जरूर है लेकिन रट्टाफिकेशन 1% भी नहीं है। देयर इज नो सिंगल% ऑफ मगिंग अप इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट। अब तक जो मैंने पढ़ाया है आपको, मैंने कुछ भी मगिंग अप नहीं करवाया है, मैंने सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताए हैं और यू आर रियली फीलिंग हाउ द केमिस्ट्री इज सो मच ब्यूटीफुल। तो दैट्स वाई दिस चैनल नेम इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज हेयर बाय द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट आई एम मेकिंग यू टू रियलाइज हाउ द केमिस्ट्री इज सो मच ब्यूटीफुल एंड दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चलो तो आपको आज का इस लेक्चर में आपको पता चल गया होगा कि मैंने इस चैनल का नाम क्यों रखा है। ठीक है, तो सबको बताओ भाई केमिस्ट्री इज सो मच ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। 1 घंटे 4 मिनट का हो गया लेक्चर। इस लेक्चर को जरूर देखना भाई, मैंने बहुत मेहनत की इस लेक्चर के ऊपर। ठीक है, तो देखो द वेट ऑफ द सिल्वर डिस्प्लेस बाई ए क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेज 5600 ml ऑफ द ऑक्सीजन एट एसटीपी कंडीशन पे कितना वॉल्यूम को ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करता है, 5600 ml। बताओ कितना सिल्वर का वेट आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था आपकी स्क्रीन पर।
द वेट ऑफ द सिल्वर, एटॉमिक वेट दे रखा है 108, डिस्प्लेस बाय ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेज 5600 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कंडीशन। ऐसे क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है बड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। सिल्वर पे जैसे सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन मान लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है एनोड पर मान लीजिए, और सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर। तो कह रहा है सिल्वर का कितना वेट डिस्प्लेस होगा जो डिस्प्लेस करे 5600 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो अल्टरनेटिव बताता हूँ, बड़ा ध्यान से समझना। पहले तो देखो, पहले क्वेश्चन को फ्रेम करो, आपकी ऑक्सीजन कितनी रिलीज हो रही है 5600 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल हलवा कर देते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल हलवा, ठीक है आपके लिए। देखो आपको एक बात तो समझनी है कि ऑक्सीजन गैस की रिलीज कैसी होती है कि जब भी कोई भी एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन जैसे एक्वस कॉपर सल्फेट है, एक्वा सिल्वर नाइट्रेट है, एक्वस NaCl है, तो उसमें ऑक्सीजन गैस कैसे रिलीज होती है, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर कैसे होता है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ऐसे याद रखना है, O2 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 1 मोल रिलीज करना है, O2 हो गया, 4 हाइड्रोजन एटम है तो 4H पॉजिटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। एक बात तो अपने माइंड में क्लियर कर लो, यानी कि जब वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑक्सीजन का 1 मोल बनता है, ये रिएक्शन अपने माइंड में गांठ बांध लो जब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको फेस करना है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ऑक्सीजन का 1 मोल बनता है तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 4 फैराडे। कितनी 4 फैराडे। 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर होता है, दुनिया को पता है। एसटीपी कंडीशन न्यूमेरिकल में गिवन है, उठा के देख लो क्वेश्चन, एसटीपी कंडीशन है। अब देखो 22.4 लीटर कितना होता है 22,400 ml। तो आप खुद देखो ना 22,400 ml के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 4 फैराडे, निकाल लो ना। 22,400 ml में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 4 फैराडे, 1 ml में कितनी चाहिएगी डिवाइडेड बाई 22,400, और ऑक्सीजन गिवन है आपको 5600 ml निकल रही है, ठीक है। तो 500 इतनी ऑक्सीजन के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी मल्टीप्लाई बाई, ये कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 कितने पे जाता है 5 56 पे ही जाएगा, 56 से 56 कट गया, आंसर आ गया 1 फैराडे। कोई दिक्कत नहीं है ना। 22,400 ml, ये रिएक्शन याद रखनी है, कभी भी ध्यान रखना। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ऑक्सीजन का 1 मोल बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस रिकॉर्ड होती है। तो 22,400 ml के अंदर 4 फैराडे, 1 ml में कितना 5600 ml में 1 फैराडे आंसर आ गया। तो अब देखो यहाँ पे फैराडे सेकेंड लॉ लगा दो, ये मैंने फैराडे फर्स्ट लॉ यूज किया है। फैराडे सेकेंड लॉ कहता है कि जब सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो इक्विवेलेंट वेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये 1 फैराडे है तो सिल्वर नाइट्रेट के अंदर भी 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है, तो सिल्वर +1 से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो क्या बनता है सिल्वर बनता है, सिल्वर का क्या बनता है 1 मोल। 1 मोल सिल्वर का वेट कितना दे रखा है एग्जामिनर ने 108 ग्राम, देखो उठाओ कितना दे रखा है 108 ग्राम। और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 1 फैराडे। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से निकालना है भाई, ठीक है। तो देखो 1 फैराडे आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 फैराडे के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है, यानी कि यहाँ 1 फैराडे है तो यहाँ भी 1 फैराडे के अकॉर्डिंग सिल्वर का वेट कितना डिपॉजिट होएगा 108 ग्राम। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है 108 ग्राम। कर लोगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आपको फ्रेम करना है। देखो इस क्वेश्चन को अब क्वेश्चन आपको ट्रैप नहीं हो रहा है ना, तो मत समझो। इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ। अगर एक क्वेश्चन ऐसे होता कि 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से समझना, 11.2 लीटर ऑक्सीजन डिस्प्लेस होती है। देखो क्वेश्चन की सेंस पढ़ो क्या है, द वेट ऑफ द सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेज 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन ऐसे होता क्या करते, यानी कि 5600 ml की जगह 11.2 लीटर होता क्या करते। पहला क्वेश्चन वही फ्रेम करते, एक ऑक्सीजन के 1 मोल में चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन 4 फैराडे,
1 मोल होता है 22.4 लीटर, कितना 22.4 लीटर, हो गया खत्म, ml का मतलब ही नहीं है। अब देखो 22.4 लीटर को चाहिए 4 फैराडे, 22.4 लीटर को कितना चाहिए 4 फैराडे, लगाओ दिमाग। अरे 22.4 लीटर ऑक्सीजन रिलीज करने में कितने चाहिए 4 फैराडे, तो 11.2 तो हाफ हो गया ना, 22.4 का हाफ कितना होता है 11.2, 11.2, तो 11.2 लीटर में कितना चाहिएगा 2 फैराडे, कितना चाहिएगा 2 फैराडे, सॉरी 11.2 लीटर में हो जाएगा, हाँ 2 फैराडे, कितना हो जाएगा आपका 2 फैराडे आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 22.4 लीटर में 4 फैराडे, तो आपका 11.2 लीटर में कितना जाएगा जल्दी बोलो, 2 फैराडे इलेक्ट्रिक चाहिएगी। अब लगाओ कितना आएगा आंसर इसका, देखो सिल्वर के एक Ag पॉजिटिव होता है, तो ए हो गया आपका डिस्प्लेस हो गया 1 फैराडे, 1 फैराडे में कितना वेट डिपॉजिट होता है 108 ग्राम, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कितनी अब की बार 2 फैराडे, तो 2 फैराडे में कितना हो जाएगा 108 का डबल कर दो 216 ग्राम आंसर हो जाएगा इसका, कितना आंसर आ जाएगा 216 ग्राम। ऐसे क्वेश्चन को भाई ट्रैप करना है, कभी गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्वेश्चन बड़े हलवे हो जाएंगे। चलो आगे बढ़े, चलो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल इसके जैसा, ये क्वेश्चन 2 ऐसे इसलिए पिक किए हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, उसके बाद लेक्चर 5 देखना ना भूले, ठीक है। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं नीट के, मैं इनकी PDF बना दूंगा, और PDF बना के हमारे टेलीग्राम का चैनल है भाई, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिलेगा, हमने एक टेलीग्राम का चैनल बना रखा है द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, या तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री सर्च करो, ठीक है, आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप बिल्कुल मेरे को फॉलो कर सकते हैं। हमारे उस चैनल पे मैं ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट जो PDF होते हैं ना वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन में भाई आपसे एक बहुत अच्छी रिक्वेस्ट की हुई है मैंने, देखना बस, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, बस बाकी बोलूँगा नहीं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक छोटी सी रिक्वेस्ट की हुई है आपसे, वो देख लेना। लिंक मैंने जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या जितने भी केमिस्ट्री में लेक्चर लिए ना, सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर के लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, ये देखते रहा करो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और एक रिक्वेस्ट की आपसे छोटी सी, आई नीड योर हेल्प फाइनेंशियली, थोड़ा अगर आप जो भी कर पाओ तो इट विल डेफिनेटली मीन्स ए लॉट, ठीक है। चलो देखो अगर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं उस सेशन का। 4.5 ग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम, एटॉमिक वेट 27 है, डिपॉजिट एट कैथोड पे डिपॉजिट होता है नो डाउट, एल्यूमिनियम +3 का सोल्यूशन है। देखो एल्यूमिनियम +3 का सोल्यूशन है, कोई सोचना नहीं है, यानी कि एल्यूमिनियम +3 का सोल्यूशन है तो Al2O3 हो सकता है, AlCl3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एल्यूमिनियम +3 का सोल्यूशन है बाई ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी में, द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट STP फ्रॉम H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन, ये भी लिख रखा है। हाइड्रोजन गैस किससे बन रही है, देखो एल्यूमिनियम +3 से तो बन रहा है एल्यूमिनियम सॉलिड, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे 1, इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिएगी 3 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 3 फैराडे। अब कह रहा है हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है, H पॉजिटिव आयन से क्या निकल रही है हाइड्रोजन गैस, H2 है तो 2H पॉजिटिव कर देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 2, इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिएगी 2 फैराडे। मतलब जब इतना जो क्वेश्चन दे रखा है ना, क्वेश्चन को स्टेटमेंट को पकड़ना है भाई, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पकड़कर आप डाटा निकाल लो, ठीक है। पहला यही कह रहा था एल्यूमिनियम +3 में से 3 फैराडे इलेक्ट्रिक ये आ गया, ये क्वेश्चन निकाल ली। अब क्या कह रहा है कि हाँ कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिलीज होगा, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है। बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस समझने की दिक्कत है, ठीक है। देखो भाई इसको भूल जाओ पहले, क्योंकि ये आपको यहाँ से हाइड्रोजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझो पहले क्वेश्चन को, पहले एल्यूमिनियम +3 की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। अरे अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिंट दे रखा है, बड़ा ध्यान से समझो। बाई लास्ट में देखो बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, आएगा समझ में क्वेश्चन, यानी कि फैराडे सेकंड ला यूज हो गया, यानी कि एल्यूमिनियम +3 के सॉल्यूशन में जितना चार्ज पास किया है उतना ही चार्ज ऐसे सॉल्यूशन में पास किया है जहां पर हाइड्रोजन आयन है, तो यहां पर फैराडे सेकंड ला लग गया। और फैराडे सेकंड ला क्या कहता है, व्हेन द same quantity of the electric charge या electric current is passed through 2 or more electrolytic solutions, then
amount of the weight deposit at the each electrode is directly proportional to their equivalent weight। यानी कि वहाँ से क्वेश्चन क्या निकल कर आती है, W1/E1 इज इक्वल टू W2 बाई E2। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, डायरेक्ट पुट करो। इस क्वेश्चन को मैं फ्रेम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कह देता हूँ W1 का मतलब वेट ऑफ एल्यूमिनियम, वेट ऑफ एल्यूमिनियम, W1 को कह दिया वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। समझ गए? W2 E2 का मतलब वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक तो ये तरीका है। तो इसको इसे सॉल्व करके देखते हैं। एल्यूमिनियम का वेट कितना गिवन है आपको, देखो न्यूमेरिकल में देखो जल्दी से लाइन, 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम डिवाइडेड बाई एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होता है एटॉमिक वेट, आपको गिवन है न्यूमेरिकल में देखो 27, और एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना दे रखा है +3, तो 9 होता है इक्विवेलेंट वेट, डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। अभी नहीं पता, हाइड्रोजन का वेट निकालना है। अरे वेट निकाल लोगे ना तो वेट से वॉल्यूम निकाल सकते हो। वेट से क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम। एसटीपी कंडीशन गिवन है, लिख रखा है न्यूमेरिकल में एसटीपी कंडीशन। तो वेट से वॉल्यूम निकालना सिखा दूंगा आपको, पहले भी सिखाया हुआ है। अगर देखो इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट तो 1 होता है और एन फैक्टर भी 1 होता है। ये देखो दो तरीके हैं। अगर हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, एन फैक्टर भी कितना होता है 1, तो 1 ही आएगा। और H2 का निकालूंगा तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 2, और एन फैक्टर कितना आएगा 2H पॉजिटिव के लिए 2 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर 1 ही आएगा, घूम फिर के कितना आएगा 1। यानी कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, आपको इतना ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 1, क्योंकि H2 लोगे, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो एन फैक्टर 2 होता है, और H के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो एन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का कितना होता है 1। रख दिया आंसर, वेट निकाल लो। देखो 4.9 कितने पे चला गया, 2 पे चला गया, तो हाइड्रोजन का वेट कितना आ गया 1/2 ग्राम। हाइड्रोजन का वेट कितना आ गया 1/2 ग्राम। अब दिमाग लगा के दिखाऊँ आपको, भाई साहब देखो एसटीपी कंडीशन है, हाइड्रोजन कितना, मतलब एक कैथोड पर, एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन कितना रिलीज हो रहा है 1/2 ग्राम, यानी कि 0.5 ग्राम। 1/2 ग्राम समझ गए? अरे 1/2 ग्राम कितना है 0.5 ग्राम रिलीज हो रही है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, वेट कितना होता है भाई हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है 1 मोल का वेट, और 2 ग्राम में दुनिया को पता है 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है एसटीपी कंडीशन पे। किसी भी गैस का 1 मोल, क्योंकि 2 ग्राम में हाइड्रोजन का क्या है 1 मोल, और किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर लेता है। तो यानी कि 2 ग्राम में हाइड्रोजन में कितना वेट 22.4 लीटर, 1 ग्राम में कितना डिवाइड बाई 2, और कितने में पूछ रहा है 0.5 के अंदर, 0.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 5.6 लीटर। आंसर देखो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी देखो 5.6 लीटर। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तरीका है फैराडे सेकंड लॉ को। इसका अल्टरनेट बताऊं, जल्दी बोलो इसका अल्टरनेट, दूसरा तरीका जल्दी बता देते हैं, फिर खत्म करते हैं रिएक्शन को। इस रिएक्शन का अल्टरनेट देखो क्या है, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा अल्टरनेट मेथड क्या है, अल्टरनेट मेथड बाई एनडीएस सर। देखो एल्यूमिनियम का कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है इस प्रोसेस में 1 मोल, 1 मोल का वेट कितना होता है 27 ग्राम। ठीक है, तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम में कितना फैराडे इलेक्ट्रिक चाहिए, 3 फैराडे चाहिए ना। 1 ग्राम में कितना चाहिए डिवाइड बाई 27, और कितना डिपॉजिट हो रहा था एल्यूमिनियम 4.5 ग्राम, तो 4.5 ग्राम में कितना चाहिए मल्टीप्लाई बाई 4.5। 3 कितने पे चला गया 9 पर, 4.59 कितना आ गया 0.5 फैराडे, सॉरी 4.9, हाँ 0.5 फैराडे आ गया आंसर। अरे 4.5 ग्राम के लिए 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। अब यही इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन सॉल्यूशन में पास हो रही है, लगाओ दिमाग। अरे लिख रखा है ना इंट, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन आयन के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 2 फैराडे। समझ पा रहे हो 2 फैराडे, ये जल्दी हो जाएगा। हाइड्रोजन में कितना मोल बनता है 1 मोल, 1 मोल में कितना होता है 22.4 लीटर। अरे 2 फैराडे से
2 फैराडे से कितना बन रहा है हाइड्रोजन, 22.4 लीटर। 1 फैराडे में कितना होगा, डिवाइड बाई 2, और 0.5 फैराडे में कितना होगा, नीचे 0.5 आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 0.5। 0.5 क्या होता है, 1/2। आंसर वही आएगा 5.6 लीटर। जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, एनडीए सर आपको कोई फोर्स नहीं कर रहे, जो आपको अच्छा लगे, जो जल्दी हो रहा है वो करो, ठीक है। मेरे को लग रहा है ये आपसे जल्दी हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं जल्दी, कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई। फैराडे फर्स्ट लॉ लगाया है मैंने, फैराडे सेकंड लॉ नहीं लगाया, मैं फैराडे फर्स्ट लॉ लगाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ईजी था, इससे एल्यूमिनियम से पहले फैराडे निकाल लिए, यही फैराडे अगले में यूज कर दो भाई। 2 फैराडे से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है 22.4 लीटर, 2 फैराडे से 22.4 लीटर, 1 फैराडे से कितना, डिवाइड बाई 2, और 0.5 फैराडे कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई में कर दिया, आंसर वही आया 5.6 लीटर। आया कि नहीं आया, यू विल डेफिनेटली आर गेटिंग मास्टरी इन द फिजिकल केमिस्ट्री विद एनडीए सर। चलिए अगले लेक्चर मिलते हैं, लेक्चर 5 भाई मिस मत करना, दिस विल बी द लास्ट बूस्ट लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दिस विल बी द वेरी वेरी एडवांस प्रॉब्लम्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज में आपको केमिकल काइनेटिक्स से ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे होंगे लेक्चर, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में नीरज सर ने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रहे हैं, साथ में क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि मेन बात है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बच्चों को करने नहीं आते, तो करने का मैं तरीका बता रहा हूं। अगर इसके जैसा क्वेश्चन इन फ्यूचर आपको फेस करने को मिल गया, आप क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, और उस क्वेश्चन को करते समय आपको एनडीए सर की याद जरूर आएगी डेफिनेटली। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर 5, डोंट मिस दैट लेक्चर। आफ्टर फाइनल टचअप देंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेक्चर 5 के अंदर, देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द जर्नी ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगले लेक्चर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। टिल दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग, थैंक यू।